हाथरस मामले की सबसे पहले बात करेंगे, जिसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम गांव पहुंच चुकी है। आज टीम आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। ये तीसरा दिन है आज जांच का। आरोपियों को रिमांड पर लेकर सवाल जवाब की तैयारी भी सीबीआई की है। सीबीआई टीम इससे पहले लगातार 2 दिन तक पीड़ित परिवार से पूछताछ कर चुकी है। भाई और पीड़िता की मां से घंटों सवाल जवाब हुए। सीबीआई टीम मौके से लेकर हर जगह जा रही है जहां से सबूत तलाशे जा सके। तीसरा दिन है आज इन्वेस्टिगेशन का। एक तरफ एसआईटी की जांच अभी चल रही है, सीबीआई भी मामले को हाथ में ले चुकी है और आज तीसरा दिन जब जांच का है तो आज के दिन में आरोपियों और उनके परिवार से पूछताछ होनी है। हाथरस में यह मामला जिस तरह से इसका पेच उलझा हुआ है, क्योंकि कई तरह के अलग अलग खुलासे हो रहे हैं एक के बाद, दोनों परिवारों के बीच बातचीत, फोन कॉल्स का खुलासा। अब ऐसे में सीबीआई किस नतीजे तक पहुंची है, इंतजार सबको इसका है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार वालों से भी पूछताछ आज दोबारा की जा सकती है। सीबीआई की टीम ने कल करीब 6.5 घंटे के आसपास परिवार के जो 3 सदस्य हैं, पीड़िता के पिताजी और पीड़िता के 2 भाई, उनसे पूछताछ की थी। आज जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई की एक टीम गांव आ सकती है और यहां पर जो पीड़िता के जो भाभी हैं और पीड़िता की जो मदर हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो आरोपी हैं उनको जेल में जाकर के वहां पर कोर्ट से रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो सीबीआई चारों तरफ हर एक एंगल से जांच करना चाहती है। शुरुआती दौर में सीबीआई ने परिवार वालों से सबसे पहले सारी जानकारी ली, जिसमें ये जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के जो दोनों भाई हैं, उनसे पूछताछ की। जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको बता दें कि पीड़िता के बड़े भाई को लगातार सीबीआई अपने साथ रखे हुए थी। करीब 2.25 घंटे से ज्यादा उनको वहां पर रखा था, क्योंकि उनसे सारी जानकारी लेना चाहती है सीबीआई कि किस तरीके से 14 सितंबर की जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस दिन किस तरीके से वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जांच का आज तीसरा दिन, वहीं कोशिश ये भी कि आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे भी पूछताछ की जाए। पुलिस को जो बयान दिए गए उनसे भी मिलान सीबीआई लगातार बयानों का कर रही है, लेकिन ये लंबी पूछताछ जो चल रही है परिवार वालों से, कहीं ना कहीं हम ये माने कि पेच फंस रहा है, विरोधाभास है बयानों में। देखिए नेहा, परिवार वालों से लंबी पूछताछ सीबीआई लगातार कर रही है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम एक तरफ जहां जो पीड़ित परिवार है उनसे पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके यहां आज पहुंची हुई है पूछताछ करने के लिए। बुलगढ़ी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये सारी जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो आरोपी परिवार हैं, उन परिवार के घर के सामने सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और आप इधर देखिए कि यहां पर पुलिस लगाया गया है। यहां पर 3 जो आरोपी परिवार हैं वो लोग रहते हैं और उनके घरों में जाकर के आप सीधा यहां पर देखिए सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और सीबीआई यहां पर इनसे पूछताछ कर रही है। दूसरा जो आरोपी एक यहां से लौकुश है, उसका घर करीब 100 मीटर दूर है। यहां पर भी सीबीआई की टीम गई हुई है और यहां पर भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो सीबीआई आज उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है जिसमें ये पता चल सके कि आरोपी के परिवार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कोर्ट से रिमांड लेकर के जो आरोपी हैं उनसे भी आने वाले समय में सीबीआई पूछताछ करेगी। तो एक तरफ जहां सीबीआई जो पीड़ित परिवार है उनसे कई घंटों तक पूछताछ की, सीन ऑफ क्राइम वाले दिन उस लोकेशन में उनको लेकर के गई, और उसके अलावा 14 तारीख को जिस तरीके से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था उस पूरे मामले की जानकारी ली। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। ज्वेलरी के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक तनिष्क अपने विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गया है। विज्ञापन में एक हिंदू महिला को मुस्लिम परिवार में बहू के रूप में दिखाया गया और इसके बाद विज्ञापन की नीयत को लेकर सवाल उठे। नौबत यह आ गई कि कंपनी को विज्ञापन वापस लेना पड़ा। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? बात तो एक करने की हो रही थी, लेकिन तनिष्क ज्वेलरी के इस विज्ञापन ने मानो बंटवारा ही कर दिया। कोरोना के दौर में सुस्त पड़े बाजार को त्योहारों से पहले चमकाने की कोशिश में ये विज्ञापन फिल्म जारी की गई थी। मकसद था लोगों की भावनाएं जोर मारे। एकता की थाली में परोसी गई मोहब्बत की रेसिपी देखकर
ग्राहक निहाल हो जाएं और सूने पड़े शोरूम दुकानों में फिर से रौनक लौट आए। लेकिन दांव एकदम उल्टा पड़ गया। कंपनी को न सिर्फ विज्ञापन वापस लेना पड़ा, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की नाराजगी उठानी पड़ी। सो अलग आखिर ऐसा क्या है इस विज्ञापन में जो इस कदर बवाल मच गया? समझिए। एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना? विज्ञापन फिल्म में एक परिवार में गोद भराई की रस्म दिखाई जा रही है। मां बनने जा रही महिला को हिंदू दिखाया गया है, जबकि उसका ससुराल वालों का धर्म मुस्लिम है। ये भी संदेश दिया जा रहा है कि गोद भराई की रस्म मुस्लिम परिवारों में नहीं होती, लेकिन महिला के ससुराल ने अपनी हिंदू बहू के लिए खास तौर पर गोद भराई की तैयारी की है। एक हिंदू महिला मुस्लिम परिवार की बहू बने और देश की एक नामी गिरामी बिजनेस हाउस इसे बढ़ावा दे, ये बात कई लोगों को बेहद नागवार गुजरी। लिहाजा सबसे पहले सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। तनिष्क के बहिष्कार की मुहिम चला दी गई। कई बड़े नाम भी इस मुहिम में शामिल हुए। ये विज्ञापन कई स्तरों पर गलत है। परिवार के साथ रहने वाली हिंदू बहू को स्वीकृति तभी मिलती है जब उसके पेट में उनका वारिस आ जाता है। तो क्या वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? ये सिर्फ लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि लिंग भेद करने वाला भी है। हिंदू के तौर पर हमें सतर्क रहना होगा कि ये रचनात्मक आतंकवादी हमारे दिमाग में क्या भर रहे हैं। वो हर बात जो हमें बताई जा रही है उसका नतीजा क्या होगा, इसका हमें विश्लेषण और आकलन करना होगा। हम अपनी सभ्यता इसी तरीके से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ा संग्राम जमीन पर भी उतरा। गुजरात के कच्छ में बीजेपी नेता के साथ कुछ लोग कंपनी के शोरूम पर पहुंच गए और विज्ञापन को लेकर विरोध जताया। आप ऐसी एड बनाओ, वो उसका जो भी परिणाम आएगा वो आपके ऊपर है। उसके बाद में मैंने उनको बोला, आप कच्छ जिला में ये एक ही शोरूम है तनिष्क का जो गांधीधाम में है, आप ये शोरूम के बाहर बोर्ड मार दो कि भाई ये सुबह से शाम तक जो एड चल रही है वो हमको भी शर्मजनक लग रही है और हम तनिष्क गांधीधाम पूरी जनता हिंदू समाज कच्छ जिला की माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने लगा दी और फिर मैं वहाँ से चला गया। उनको कुछ माफ़ीनामा चाहिए था, उसके लिए वो लोग आए थे स्टोर पे और अब माफ़ीनामा हमसे मांग रहे थे, जो कि कंपनी ने अभी प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन हमला तो नहीं हुआ ना? बहरहाल हंगामा और बढ़ता। इससे पहले ही ज्वेलरी कंपनी ने सभी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विज्ञापन वापस ले लिया। इसके साथ देश के नाम एक सार्वजनिक माफीनामा भी जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि हमारे विज्ञापन अभियान का मकसद ये था कि ऐसे मुश्किल दौर में लोग एक दूसरे के साथ आएं और इसी एकता की भाव की खूबसूरती का जश्न मनाया जाए। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया मकसद से एकदम उलट और बेहद तल्ख रही। अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर हम दुखी हैं। इसलिए अपने कर्मचारियों और शोरूम स्टाफ की भलाई के लिए हम ये विज्ञापन वापस ले रहे हैं। अब इसे ज्वेलरी कंपनी की बदकिस्मती कहें या कुछ और, पहले तो विज्ञापन चलाने पर बवाल भड़का और अब विज्ञापन वापस लेने पर भी बात खत्म नहीं हो रही। विपक्षी नेता ये कहकर सरकार को निशाना बनाने में जुट गए हैं कि तनिष्क का पीछे हटने का फैसला देश के हालात का आईना है। तनिष्क विज्ञापन विवाद का ये दुखद अंत है। तनिष्क का आत्मसमर्पण बताता है कि देश में कुछ लोगों ने कितना ज्यादा खौफ का माहौल बना दिया है। मैं जिस देश में पला बढ़ा अब उसे पहचान पाना मुश्किल है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब सांप्रदायिक नफरत फैलाना सामान्य बात हो जाएगी। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी इस विवाद से सीधे तौर पर किनारा कर रहे हैं। संघ का कहना है कि ये सिर्फ एक कंपनी के कारोबारी हितों से जुड़ा मामला है, लिहाजा फैसला भी उसका अपना है। तनिष्क एक बिजनेस फर्म है। उनको लगा कि बिजनेस फर्म के इस विज्ञापन से उनके बिजनेस को लॉस हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। उधर सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मुहिम भले ही थोड़ी धीमी पड़ गई हो, लेकिन ठंडी नहीं हुई है। हालांकि कंपनी के पक्ष में भी कई लोग उतर आए हैं और ऊंचे दामों का हवाला देकर विरोधियों पर तंज कस रहे हैं कि बहिष्कार तब करना जब खरीदने की हैसियत हो। एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे। कच्छ से कौशिक कंटेछा के साथ आज तक ब्यूरो। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना?
जम्मू कश्मीर में पहले फारूक, उमर अब्दुल्ला और अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। महबूबा फारूक 370 का राग अलाप कर राजनीतिक लामबंदी करने में लगे हैं। आज शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला के गुपकार वाले बंगले पर कश्मीर के नेताओं की बैठक हो रही है। मकसद एक है, केंद्र के विरोध को हवा देना। तीन 370 पर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। तीन 370 पर आक्रोश भड़काएंगे, सियासत चमकाएंगे। तीन 370 पर अब्दुल्ला महबूबा की नफरती जोड़ी। तीन 370 पर राजनीति प्यारी तो देश से गद्दारी। एक साल 2 महीने और 9 दिन यानी कुल मिलाकर 436 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से आजादी क्या मिली, कश्मीर में अमन को आग लगाने की साजिश शुरू हो गई। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती से मिलने आया और अनुच्छेद 370 के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की पूरी पटकथा तैयार हो गई। तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। उमर अब्दुल्ला जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसका मकसद हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी हटते ही घाटी में कैसे देश विरोधी बयार बहाने की कोशिश होने लगी। आजादी मिलते ही अब्दुल्ला महबूबा देश विरोध का राग अलापने लगे हैं। सीधे सीधे साजिश वाली बोली बोली जा रही है। अलगाववाद की आग भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा का ये संदेश सबूत है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई का दर्द अभी गया नहीं। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर की आवाम के हितों से खेलने की आजादी खत्म होने की खलबली अभी बाकी है। महबूबा, अब्दुल्ला दोनों को लग रहा है कश्मीर की स्वायत्ता का सवाल उठाकर जिस सियासी वजूद को बचा कर रखा था वो तहस नहस हो चुका है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए 2 पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे के शुभचिंतक बनकर खड़े हो गए हैं। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है। ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही
इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के पैरोकार कश्मीरी नेताओं की 14 महीने से बोलती बंद थी, लेकिन नजरबंदी से आजादी मिलते ही उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे हैं। श्रीनगर में नेताओं का मिलन समारोह शुरू हो गया है। एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्तता का जज्बाती मुद्दा भड़काने की चाल चली जा रही है, लेकिन फारूक और महबूबा ये भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। वो एक बार फिर देश का मूड भांपने में गलती कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर की सियासी पार्टियां अनुच्छेद 370 के कवच की आड़ में सालों से सियासी रोटियां सेकती रही हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने वो रास्ता बंद कर दिया था। नजरबंदी में नेताओं की चली नहीं, लेकिन आजाद होते ही गुपकार घोषणा के कागजात बाहर निकाल लाए हैं और अब तो खुलकर लामबंदी भी होने लगी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देश की संसद ने तय किया और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक विधान के दायरे में कश्मीर भी आ गया, लेकिन कश्मीर के नेता सकते में आ गए। 370 के अंत का मतलब स्वायत्तता का सब्ज बाग दिखाने वाली सियासत का अंत था। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती खानदान, 370 खत्म करने पर बेचैनी हर तरफ थी। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने वाली राजनीति का बोर या बिस्तर बंधने जा रहा था। संसद में प्रस्ताव पारित होने से ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का संकल्प लिया गया। संकल्प को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकार इलाके में ही है। मात्र एक दिन की रिहाई के बाद आज जो है जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार डिक्लेरेशन की और एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 6 दल जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, वो इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन पर जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती PDP, GA मीर कांग्रेस, MY तारिगामी CPM, सज्जाद गनीलोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर शाह आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी वो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे जिनको अपनी नैया डूबती हुई दिख रही थी। अब जरा घोषणा पत्र का मजमून भी देखिए। हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए कटिबद्ध हैं। राज्य का बंटवारा हमें कतई मंजूर नहीं। We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. 14 महीने पहले ये ऐलान तो नजरबंदी के अंधेरे में गुम हो गया। फारूक, उमर, महबूबा तीनों को जिस अंदेशे से केंद्र सरकार ने नजरबंद किया था, वो अब सच होता दिख रहा है। आजाद हवा में सांस लेते ही कश्मीर के नेता अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। गुपकार ऐलान के बहाने कश्मीर की शांति को पटरी से धकेलने की सियासत हो रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शगुफा छेड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। घबराई लाल सेना में जोश भरने के पीछे आखिर चीन का इरादा क्या है? क्या वो दुनिया को जंग की धौंस दिखाकर अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश कर रहा है? LAC पर तनाव, चीन का युद्ध राग,
जिनपिंग का ऑर्डर, सेना रेडी फॉर वॉर। घबराई लाल सेना में जोश भरने की कोशिश। चीन चालबाजी दिखाएगा, फिर पिट कर जाएगा। लगता है चालबाज चीन की लाल सेना अपनी कब्र खोदने की कर रही है तैयारी। लगता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को जंग में झोंककर उसे करना चाहते हैं बर्बाद। ड्रैगन के सिर पर युद्ध की जो धुन सवार है वो उसके खात्मे का पहला हथियार है। रेड आर्मी अभी भूली नहीं होगी जब उसने लद्दाख में हिंदुस्तानी जवानों के हाथों मात खाई थी। कैसे गलवान में भारतीय शेरों ने जिनपिंग की बौनी बटालियन को धूल चटाई थी। उम्मीद थी कि इतना होने के बाद शायद जिनपिंग को थोड़ी अक्ल आ जाएगी, लेकिन लगता है कि जिनपिंग अपने खात्मे की जिद पर अड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है, एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहें। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो गुआंगडोंग प्रांत के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर था। चीन का आका जिनपिंग इस मिलिट्री बेस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने यहाँ जवानों से मुलाकात की और उनकी तैयारियों की झलक भी देखी। जिनपिंग को सेना की ट्रेनिंग के वीडियो दिखाए गए। इस दौरान जिनपिंग ने अपने जवानों को संदेश दिया। जिनपिंग ने यहाँ अपनी आर्मी की मजबूती पर बल दिया और उन्हें किसी भी हालत के लिए तैयार रहने को कहा। मौजूदा वक्त में चीन का भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में युद्ध की तैयारी कर आखिर ड्रैगन क्या संदेश देना चाहता है? चीन की चाल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसने फिर से हिंदुस्तान की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे जवान उसे धूल चटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बार ड्रैगन को ऐसा जवाब मिलेगा जिसके जख्म वो कभी नहीं भुला पाएगा। आज तक ब्यूरो। आतंकवादियों की खिदमत करते करते पाकिस्तान की सरकार अपने आवाम की सुध लेना ही जैसे भूल गई। पाकिस्तान में हालत यह है कि आतंकवादी मजे कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। जी आलू आखिरी खबरें आ रही थी, मुझे तो 60 रुपए मालूम हुआ था, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम किस रेट पे चल रहा है। तो मुझे उस दिन 250 रुपए के 5 किलो टमाटर मिले हैं। इमरान खान 10 रोटी 15 नान, बेईमान बेईमान। मैंने खुद इमरान खान को वोट डाला था, मेरी फैमिली ने डाला था, हमने तब्दीली के शौक में इसको डाला था, मगर अब खुद इनको हम गालियां निकालते हैं कि यार ये कैसी हुकूमत है। हम जैसे ना डॉक्टर बन सके ना इंजीनियर बन सके ना हमने पैसा कभी देखा। पाकिस्तान की आवाम को रोटी के लाले पड़े हैं। आटा 75 रुपए किलो बिक रहा है, एक रोटी 15 रुपए की मिल रही है। आवाम पूछ रही है जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो क्या खाएं। मुझे 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे आके गलो जाते हैं, सियासत की पार्टी वाले गलो जाते हैं, कहते हैं बंदे। अब 2 लड़के गलोए थे, जब आटा जाए तो इनकी जाती तब जा जाते हैं। अब गरीब लोग कहाँ जाए, कहाँ तक आए? हमने इसलिए पंजाब में वोट दिया था, बिजली का बिल कहाँ से दूं, आटे का बिल कहाँ से दूं, दवाइयों का बिल कहाँ से दूं? कंगाल हो चुके पाकिस्तान का आटा इतना गीला हो चुका है कि आवाम महंगाई की दलदल में धंसती जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुल्क की इस हालत पर हंसे या फिर रोएं। और इमरान सरकार के मंत्रियों को
मस्खरी सूझ रही है। 4 दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गमा पता नहीं ससानी दा नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे, दिस इज अ स्टडी, पहले नहीं खाना। पाकिस्तान में आधी आवाम के पास तो आटा खरीदने के पैसे तक नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगाकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी अब दाल रोटी खाकर गुजारा करना भी पाकिस्तानी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के इतिहास में आटे की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है। पिछले दिसंबर में देश में गेहूं की कीमतें 50 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन इमरान सरकार की नींद नहीं टूटी। लेकिन आटे की कीमतों ने रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में गेहूं की कमी हो गई है, बल्कि इमरान सरकार तो खुद मान रही है कि आटे की कालाबाजारी हो रही है। तो जाहिर है कि जिधर 400-500 रुपए की एक बोरी में फर्क हो तो किस तरह वो उधर अपने मुल्क में ही वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैं स्मगलिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि अपने मुल्क में आप स्मगलिंग थोड़ी करते हैं, लेकिन वो जो कीमतों का फ़र्क था उसकी वजह से ये पूरे प्राइस अक्रॉस द कंट्री उस पर ये फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान में बात सिर्फ आटे की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद माना है कि खाने की चीजों के दामों में बेतहाशा इजाफा होना एक अभूतपूर्व घटना है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में टमाटर 158%, प्याज 125%, ताजी सब्जियां 93%, आलू 87%, चीनी 86% महंगी हुई है। आटा आजकल नहीं मिलता पाया, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ हुकूमत है जी। रेट की है जी? रेट 430 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर बाजार तो लैंड जाओ तो फिर कितना मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ? फिर 880 रुपए ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ। यानी ब्लैक ਚ ਮਿਲਦਾ ਪੈਨੇ। ठीक सा। वोट किन्नू पाया सी? वोट इमरान खान। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? बड़ा मजा आया। अच्छा। बरतानिया के वक्त पेंशन लगती है वो भी नहीं आना देता है। पाकिस्तान की आवाम के लिए आटा एक नायाब आइटम हो चुका है, जिसे खरीदने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन महंगाई की इस आग में भी पाकिस्तान के नेताओं ने तवा चढ़ाया हुआ है, जिस पर राजनीतिक रोटियां फुलाई जा रही हैं। 4 दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गमा पता नहीं ससानी दा बमा करे। मैं आपको रेट्स बता देती हूँ। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर जो है आप अवामी नुमाइंदे, क्या आपको पता है सर इस टाइम जो है प्याज कितने किलो का मार्केट में मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल सस्ते बाजारों में कोई इक्का दुक्का शिकायतें भी हैं लेकिन 90% चीजें ठीक चल रही हैं। सस्ते बाजार में इतनी रश है, रश का मतलब ये है कि लोगों को चीजें वहाँ सस्ती मिल रही हैं। टमाटर महंगा है, हर चीज महंगी है, तो प्याज मेरे ख्याल है कोई 300 तक पहुँच गए मुख्तलिफ जगहों पर। मुझसे आप टमाटर का रेट पूछ रहे हैं। मैंने जिस दिन मंगवाया था ना, मैंने मंडी से मंगवाया था, मुझे उस दिन 250 रुपए के 5 किलो टमाटर मिले हैं। मुंबई में एक लड़के को पुलिस इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस लड़के ने अपनी बिल्डिंग के 22वें माले से खतरनाक स्टंट किया, वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये वीडियो 22वीं मंजिल का है। अगर ये लड़का इस छज्जे पर थोड़ा सा भी बैलेंस खो दे तो इतनी ऊंचाई से गिरकर बचना मुश्किल है। फिर भी मुंबई के इस लड़के ने ये खतरनाक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल हो गया और पुलिस की नजर भी इस वीडियो पर पड़ी। इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं जय भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 22वें माले पे। वहाँ आने के बाद जो वीडियो में जो जगह है वो फिक्स हो गई है और ये आजू बाजू वाले से पूछताछ करने के बाद उनकी फैमिली भी मिली है, लेकिन स्टंट करने वाले कोई लड़के यहाँ पर नहीं है। तो जो स्टंट करने वाले लड़के कौन है वो हमें पता चला है और हम लोग उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्डिंग के लोगों के भी इस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो गए।
इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 3 दिन पहले बनाया गया है और ये जो स्टंट कर रहा है एक लड़का, उनका वीडियो निकालने वाले 2 है। ऐसे 3 लोग इसमें इन्वॉल्व अभी प्राइमा फेसी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों लड़के कांदीवली की इसी जय भारत SRA बिल्डिंग में रहते हैं और अभी फरार हो गए हैं। स्टंट करने वाले लड़के का नाम नॉर्मन डिसूजा है और उसकी उम्र 23 साल है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।